हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल मोहनीज। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज हम सीखेंगे सेल साइकिल के दो बेसिक फंडामेंटल, इंटरफेस और एम फेज। जहां पे इंटरफेज में सीखेंगे G1, S, G2 और एम फेज में सीखेंगे कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो समझते हैं कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न होता क्या है। तो फिर पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनने के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। और सेल डिवीज़न सेल साइकिल प्रोसेस का एक स्टेज होता है जिसमें सेल 2 या फिर 4 नए डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती हैं। अगर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगे तो उसे हम कहेंगे माइटोसिस डिवीज़न। और आपको बता दूं कि माइटोसिस डिवीज़न में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2n है तो डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम का नंबर 2n ही होगा। और अगर एक पेरेंट सेल से 4 नए डॉटर सेल बनेंगे तो उसे हम कहेंगे मियोसिस डिवीज़न। और आपको फिर से बता दूं कि मियोसिस डिवीज़न में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम का नंबर 2n है तो डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर n होगा, मतलब आधा। कोई भी पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड होने से पहले अपने सेल ऑर्गेनल्स या फिर सेल मटेरियल को डबल कर लेता है। वो इसलिए ताकि नए बनने वाले डॉटर सेल में उन्हें बराबर बराबर बांटा जा सके। सेल डिवीज़न के पूरे प्रोसेस में सेल के जेनेटिक मटेरियल डीएनए का रेप्लिकेशन करना, मतलब डीएनए को डबल करना, और नए बने डॉटर सेल में उन्हें बराबर बराबर बांटना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। तो अब सेल साइकिल का एक्चुअल डेफिनेशन निकल के आता है कि सेल साइकिल इज सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब सेल साइकिल घटनाओं का क्रम है जहां पर सेल अपने जेनेटिक मटेरियल या जीनोम का डुप्लीकेशन करता है, डबल करता है और अदर सेल कंपोनेंट का सिंथेसिस करके 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। एनसीईआरटी के इस डेफिनेशन को हम ह्यूमंस के सोमैटिक सेल में माइटोसिस डिवीज़न के रिस्पेक्ट में बताया गया है। नेक्स्ट, सेल ड्यूरेशन। तो फ्रेंड्स, सेल साइकिल कंप्लीट होने का ड्यूरेशन एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में या एक सेल से दूसरे सेल में अलग अलग होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस में सेल साइकिल कंप्लीट होने में 24 आवर का टाइम लगता है, लेकिन अगर यीस्ट की बात करें तो यीस्ट में सेल साइकिल कंप्लीट होने में सिर्फ 90 मिनट्स लगते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी सेल के पर्सनल लाइफ में 3 स्टेज होते हैं। फर्स्ट, सेल ग्रोथ, सेकंड, डीएनए रेप्लिकेशन और थर्ड, सेल डिवीज़न। तो फर्स्ट जो सेल ग्रोथ प्रोसेस होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि सेल के पूरे लाइफ साइकिल में चलता रहता है। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस है। ये तभी होगा जब किसी पेरेंट सेल को नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन करना हो। और फिर लास्ट प्रोसेस होता है सेल डिवीज़न। तो सेल जब पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, तो एंड में होता है सेल डिवीज़न। नेक्स्ट पढ़ते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो फ्रेंड्स, सेल साइकिल के 2 बेसिक फेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरफेज और सेकंड होता है एम फेज। तो फ्रेंड्स, इंटरफेज को नॉन डिविजनल फेज भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस फेज में सेल का डिवीज़न नहीं होता है। और एम फेज को डिविजनल फेज भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि एम फेज में सेल का डिवीज़न होता है। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इंटरफेज। तो फ्रेंड्स, इंटरफेज को हमने नॉन डिविजनल फेज कहा, वो इसलिए क्योंकि इस फेज में सेल का डिवीज़न नहीं होता है। इस फेज में सेल डिवीज़न की तैयारियां होती है, मतलब प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीज़न। तो फ्रेंड्स, इंटरफेज 2 कंटिन्यूअस एम फेज के बीच का फेज होता है। एम फेज मतलब हमने कहा था डिविजनल फेज, मतलब 2 डिविजनल फेज के बीच के फेज को हम कह रहे हैं इंटरफेज। अब डायग्राम देखिए, तो ये जो सेल है वो डिवीज़न से ही बना होगा,
क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है ओमिनस सेलुला ई सेलुला, मतलब नए सेल का फॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट सेल में डिवीजन से होता है। तो ये जो सेल बना हुआ है वो डेफिनेटली पहले वाले सेल में डिवीजन से बना होगा। तो ये सेल जब फिर से डिवाइड होने के लिए जाएगी तो डिवाइड होने से पहले दो डिविजनल फेज के बीच में एक फेज आता है जिसे हमने कहा इंटरफेज। तो फ्रेंड्स, इंटरफेज में सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है, इंटरफेज में सेल डिवीजन की तैयारियां हो रही है, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। इंटरफेज पूरे सेल साइकिल का 95% टाइम लेती है। अब क्योंकि इंटरफेज पूरे सेल साइकिल का 95% टाइम ले रही है, मतलब ये हुआ कि इंटरफेज सेल साइकिल का सबसे एक्टिव फेज है, मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल। इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अभी हमने कहा कि ये मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ सेल साइकिल है और अभी कह रहे हैं कि ये रेस्टिंग फेज होता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब इंटरफेज की डिस्कवर हुई तब अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं होने की वजह से साइंटिस्ट को इंटरफेज में कोई भी सेल एक्टिविटी नहीं दिखाई दी और उन्होंने इस फेज को रेस्टिंग फेज कह दिया। लेकिन इंटरफेज सेल साइकिल का मोस्ट एक्टिव फेज होता है। तो फ्रेंड्स, इंटरफेज को 3 सब फेज में बांटते हैं, G1, S, G2। तो चलिए फर्स्ट पढ़ते हैं G1 फेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर G का मतलब गैप होता है, तो हम इसे गैप 1 फेज भी कह सकते हैं। तो अब डायग्राम देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि G1 फेज M फेज के बाद आ रहा है, तो इसलिए हम G1 फेज को पोस्ट M फेज भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, G1 फेज M फेज और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच गैप शो करता है, इसलिए हम इसे गैप 1 फेज कहते हैं। यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन कहने का मतलब S फेज से है। तो फ्रेंड्स, G1 फेज की सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। और रही बात सेल ग्रोथ की, तो सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि पूरे सेल साइकिल में कंटिन्यू ग्रोथ करता रहेगा। G1 फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन नेक्स्ट फेज में होगा। तो चलिए नेक्स्ट फेज पढ़ते हैं, S फेज। तो फ्रेंड्स, S फेज में S का मीनिंग होता है सिंथेसिस। तो फ्रेंड्स, S फेज में न्यूक्लियस डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसे हम रेप्लिकेशन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। अगर G1 फेज में डीएनए का अमाउंट 2C है तो वो S फेज में आकर 4C हो जाता है, मतलब डबल। तो सिंथेसिस फेज में तो हमने डीएनए का सिंथेसिस कर लिया, और किस चीज़ का सिंथेसिस होता है? तो सुनिए, S फेज में साइटोप्लाज्मिक सेंट्रियोल का सिंथेसिस होता है। तो फिर हमारे सिंथेसिस फेज में 2 चीज़ों का सिंथेसिस हुआ, एक डीएनए का और दूसरा सेंट्रियोल का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि सिंथेसिस फेज में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है। अगर G1 फेज में डीएनए का अमाउंट 2C था तो S फेज में डीएनए का अमाउंट 4C हो जाता है। यहाँ पर मैंने क्रोमोसोम नहीं कहा। क्रोमोसोम का अमाउंट अगर G1 फेज में 2N है तो वो S फेज और G2 फेज वो तीनों ही जगह 2N ही होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि डीएनए का अमाउंट डबल होता है, ना कि क्रोमोसोम का। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं G2 फेज। तो फ्रेंड्स, G का मतलब गैप होता है, तो हम इसे गैप 2 फेज भी कहते हैं। अब डायग्राम देखिए। तो फ्रेंड्स, ये G2 फेज S फेज और M फेज के बीच में गैप शो कर रहा है, इसलिए हमने इसे कहा गैप 2 फेज। अब फिर से डायग्राम देखिए, ये G2 फेज M फेज से जस्ट पहले आ रहा है, तो हम उसे कहेंगे प्री M फेज। G2 फेज में माइटोसिस या सेल डिवीजन होने के लिए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। और रही बात सेल ग्रोथ की, तो सेल ग्रोथ तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये पूरे सेल साइकिल के प्रोसेस में चलता रहता है। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा है कि इंटरफेज में सेल डिवीजन की तैयारियां होती है, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। तो अब इंटरफेज के बाद तो M फेज आ जाएगा और M फेज में सेल का डिवीजन होता है। तो इंटरफेज के लास्ट फेज
G2 फेज में सेल का लास्ट प्रिपरेशन कंप्लीट होगा और ये सेल इंटरफेज से M फेज में सेल डिवीजन के लिए चली जाएगी। तो चलिए सेल साइकिल का नेक्स्ट फेज पढ़ते हैं, M फेज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर M का मतलब होता है माइटोसिस डिवीजन। तो फ्रेंड्स माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। और वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसमें पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में ही क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। जैसे कि अगर किसी हैप्लॉइड पेरेंट सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा तो हैप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगे, और अगर किसी डिप्लॉइड पेरेंट सेल में माइटोसिस डिवीजन होगा तो डिप्लॉइड डॉटर सेल बनेंगे, और इसीलिए हमने इसे कहा इक्वेशनल डिवीजन। तो फ्रेंड्स माइटोसिस डिवीजन से बनने वाले डॉटर सेल आइडेंटिकल होती है। कहने का मतलब ये डॉटर सेल आपस में तो एक समान होती है, लेकिन ये डॉटर सेल अपने पेरेंट्स के साथ भी एक समान होती है। तो फ्रेंड्स अगर हम एनिमल सेल में माइटोसिस डिवीजन की बात करें तो ये यूजुअली डिप्लॉइड सेल्स में ही होती है। इसका एग्जाम्पल है सोमैटिक सेल्स। लेकिन एनिमल सेल में कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं जहाँ पर हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस डिवीजन होती है। तो इसका एग्जाम्पल है मेल हनी बीज। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट्स में हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल दोनों में ही माइटोसिस डिवीजन होती है। तो फिर जो लोअर प्लांट्स होती हैं उनके हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस डिवीजन होती है, और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके डिप्लॉइड सेल में माइटोसिस डिवीजन होती है। तो फ्रेंड्स एम फेज को सेल साइकिल का मोस्ट ड्रामेटिक पार्ट भी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि सेल के सेल मटेरियल्स जो पहले प्रेजेंट होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और सेल साइकिल के एंड में फिर से अपीयर हो जाते हैं, इसलिए हम इसे मोस्ट ड्रामेटिक पार्ट ऑफ सेल साइकिल कहते हैं। तो फ्रेंड्स एम फेज में सेल डिवीजन की शुरुआत कैरियोकाइनेसिस से होती है। सेल में कैरियोकाइनेसिस होने से एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये कैरियोकाइनेसिस 4 सब फेज में कंप्लीट होती है। वो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो फ्रेंड्स जब सेल में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है, मतलब एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, तब साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को ही साइटोकाइनेसिस कहते हैं, और ये प्रोसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फ्यूरो बनने से स्टार्ट होती है। फ्यूरो कहने का मतलब होता है खांच। ये फ्यूरो धीरे धीरे गहरी होती जाती है और एट द एंड एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। तो इस प्रकार से सेल साइकिल का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं G0 फेज। तो फ्रेंड्स G0 फेज को क्विजेंट फेज या शांत अवस्था भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कभी डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये सेल जो कभी डिवाइड नहीं होते हैं ये सेल साइकिल से बाहर चले जाते हैं। सेल साइकिल हमारा स्टार्ट होता है G1 फेज से, तो ये G1 फेज से बाहर निकलकर G0 फेज में चले जाते हैं जहाँ पर ये कभी डिवाइड नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है हार्ट सेल और नर्व सेल। ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन सेल साइकिल के पर्सपेक्टिव में हम G0 फेज की सेल्स को इनएक्टिव कह सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना सेल साइकिल के पर्सपेक्टिव में यहाँ पर हम इन्हें इनएक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सेल साइकिल में भाग नहीं लेती हैं। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। वैसे तो ये सेल कभी डिवाइड नहीं करती है, लेकिन कुछ सिचुएशन में जैसे कि सेल का डैमेज हो जाना, इंजरी हो जाना, इन सब सिचुएशन में ये सेल G0 फेज से वापस G1 में आ जाती है और सेल साइकिल स्टार्ट करती है। तो ध्यान रखना ज़रूरत पड़ने पर ही डिवाइड होती है, अदरवाइज ये सेल हमेशा के लिए G0 फेज में रहती है। तो फ्रेंड्स डायग्राम बनाने में मैंने बहुत मेहनत किया है, तो एक बार और देखिए। तो फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप 2 कलर देख पा रहे हैं, एक येलो कलर और दूसरा ब्लू कलर। तो जो येलो कलर है वो इंटरफेज है G1 S G2। हमने पहले पढ़ा है कि इंटरफेज में
सेल साइकिल का 95% टाइम लगता है। तो आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे येलो वाला पोर्शन ज़्यादा है, मतलब वो सेल साइकिल में ज़्यादा टाइम लेगा। तो अब एनिमल के सोमैटिक सेल में सेल साइकिल 24 आवर में कंप्लीट होता है। और अभी हमने पढ़ा कि इंटरफेज में 95% टाइम लगता है। तो आप अब समझ गए होंगे कि 23 आवर अगर इंटरफेज में लगेंगे तो ओनली 1 आवर एम फेज में लगेगा। अब जो सेल साइकिल में भाग नहीं लेती है वो G1 फेज से निकलकर G0 फेज में चली जाती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि G1 फेज के जस्ट बाहर है G0 फेज, ताकि जो सेल साइकिल में भाग नहीं लेंगी वो G0 फेज में चली जाएंगी। अब डायग्राम के लेफ्ट में देखिए एम फेज। तो एम फेज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के नीचे में 4 फेज आपको दिख रहे होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। मतलब कैरियोकाइनेसिस इन 4 फेज में कंप्लीट होता है। और जब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगी तो सेल साइटोकाइनेसिस के लिए आगे बढ़ेगी, और इसलिए मैंने साइटोकाइनेसिस को अलग से दिखाया है। तो अब आप एम फेज को भी समझ ही गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।